हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सबके डिमांड पे मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास। कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कुछ क्लासेस कराइए, जिससे कि आप ऑफलाइन तो क्लासेस कराते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन भी क्लासेस करना शुरू करें। तो मैं आज आप सबके लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लाया। इस क्लास के करने की बेनिफिट क्या है दोस्तों? इस क्लास के करने के बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम में अगर आपके सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने सिलेबस में देखिए कि अगर आपके सिलेबस में हिंदी व्याकरण से अगर एक भी सवाल, दो भी सवाल पूछते हैं तो इस वीडियो से आपके सवाल आएंगे। क्योंकि इस वीडियो में जो कवर होने वाली, इस वीडियो में आपके सारे के सारे चीज़, जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको क्रिया से सर्वनाम, संज्ञा, वाक्य, पद, शब्द, वर्ण, प्रत्यय, कारक, वचन, पुरुष, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी बिहार में एक चीज़ भर्ती है जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जो बिहार डीएलएड और इससे के साथ जो टीचर बनने की प्रोसेस है, उसमें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये जो हिंदी व्याकरण की वीडियो पार्ट 2 होगी, ठीक है। पहले पार्ट में आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया और विराम चिन्ह तक कंप्लीट करेगी। क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाने की वजह से इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाई जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि इस टॉपिक के साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी दिया जाएगा, जिससे आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बहुत सारे बच्चों को इस याद करने में हिंदी व्याकरण काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि हिंदी व्याकरण को याद करना और जानना बहुत ही आसान है, जो आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए सर वीडियो को शुरू करें। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको बहुत ही जो बेसिक चीज़ें है, मैं आपको वो कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा और हर एक चीज़ बहुत डीपली बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले वर्ण की बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों मैं बात करें तो जो हमारा वर्ण है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई और इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण करते हैं। आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों उसका आंसर आप दीजिएगा ध्वनि, और इसी ध्वनि को ही वर्ण करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या करते हैं? वर्णमाला करते हैं। वर्ण से आपका क्या निर्माण होता है? वर्णमाला का निर्माण होता है। क्या इसका निर्माण होता है? वर्णमाला की निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे भाषा जो होती है, भाषा की अगर देखी जाए तो इन ध्वनियों की उच्चारण की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। क्योंकि भाषा जो है आपकी सबसे छोटी इकाई जो है वो है ध्वनि, और उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और उसी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसके अगर देखा जाए ध्वनियों के उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें कि कुल अगर वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, लेकिन स्वर और व्यंजन वर्णों की संख्या 44 होता है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है कुल वर्णों की संख्या, बिहार डीएलएड 2024 के एग्जाम फर्स्ट पाली 1 अप्रैल को पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स और ये हिंदी ग्रामर आते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण किससे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं और हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उससे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही बात करें तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बात करें वो है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पलट स्वर। इसके प्रकार की बात करें तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री होता है, ठीक है। और वहीं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ होता है और पलट स्वर के अंतर्गत ओ, एम होता है,
ठीक है। और वो स्वर वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होता है। ये आपको याद रखना हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ आपसे दे देगा और पूछे कि कौन सा स्वर है, तो अ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे, तो व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता होती है उससे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण की जीवन स्वर वर्ण की सहायता से जीती है और स्वर वर्ण की सहायता के बिना इसका वर्ण का उच्चारण करना असंभव नहीं है। ठीक है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन भी आपका 3 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये सारे के सारे आपकी क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, टवर्ग, पवर्ग आते हैं। कवर्ग के अंतर्गत क्या आता है? तो क, ख, ग, घ, अंग आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है। यहाँ पे च, छ, ज, झ, ञ, तालवे, तालु। ठीक है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ड़, मूर्धन्य, मूर्ध। ठीक है। मतलब मुँह से ट, ठ, ड, ढ, न, दंत। ठीक है। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ। ये सारे के सारे आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसका उच्चारण स्थान दिया गया है और इसे कहा किया जाता है और इसके अंतर्गत क्या आता है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंत अष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंत अष्ट व्यंजन य, र, ल, व को अंत अष्ट व्यंजन कहा जाता है। और साथ ही साथ जो तीसरा है आपका उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन क्लावे स, उडानी स, गांटी स, ह को हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका वर्ण जो होता है स्वर वर्ण व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण जिसकी उच्चारण बिना किसी की सहायता से की जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। ठीक है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुट स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री आता है और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको आ, री, ए, ऐ, ओ होता है और उसके पलट स्वर के अंतर्गत ओ, ऐ, एम होता है। ठीक है। वहीं व्यंजन की बात करें तो जिसका उच्चारण स्वर उनकी सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत भी 3 व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि उच्चारण पैटर्न के आधार पे कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिसे समझना काफ़ी ज़्यादा आपको जरूरी है। ठीक है। पहला जो आपका है कि स्वरतंत्री में श्वास का कंपन, स्वरतंत्री में श्वास का कंपन होता है। अगर इसके आधार पे देखा जाए तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है। पहला वर्ण अघोष और दूसरा वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत क्या आता है? तो अघोष वर्ण के अंतर्गत आपका क आता है, ख आता है, च आता है, छ आता है, ट आता है, ठ आता है, ट आता है, ठ, प, फ तथा क्लावे स, मुडानी स, गांटी स और आपका फ आता है। ये आपका क्या आता है? अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है। वहीं अगर घोष वर्ण के अंतर्गत पता है तो सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और साथ ही साथ ये सारे के सारे वर्ण आपके क्या आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जो उच्चारण पैटर्न के आधार पर देखा जाए स्वरतंत्र में श्वास का कंपन जो होता है उसके आधार पर ये जो वर्ण होते हैं 2 भेद होते हैं, अघोष वर्ण और दूसरा घोष वर्ण। उसी प्रकार एक और होता है जो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर देखा जाए। ठीक है। तो इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होता है कि सभी पहला, तीसरा और 5वां जो होता है और अंगा, य, र, लवा जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत है। जबकि महाप्राण के अंतर्गत सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। यानी जिसमें श्वास या प्राण की मात्रा लगती है वो 2 वर्ग होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें श्वास का सिर्फ कंपन होता है वो उसमें क्या होता है वो भी 2 होता है, जो अघोष और घोष होता है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है दोस्तों? इसको याद करने का ट्रिक है, अगर आपके अघोष वर्ण की बात करें तो 1, 2 वर्ग के सभी वर्ण वो आपका अघोष वर्ण होते हैं। सघोष की बात करें या घोष वर्ण की बात करें तो वर्ग 3, 4, 5 के सभी वर्ण आपका क्या होगा? घोष होगा। और वहीं अल्प प्राण की बात करें तो 1, 3, 5 वर्ग के वर्ण सभी क्या होंगे? वो अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण आपका जो होगा वो 2, 4 यानी वर्ग के सभी वर्ण क्या होगा? वो आपका महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण
होगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका वर्ड विचार जो टॉपिक खत्म हो चुका है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक जो है आपका तत्सम तद्भव शब्द यानी शब्द विचार। दोस्तों यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शब्द क्या है तो वर्डों के समूह को शब्द बोलते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक वर्ड है, ये वर्ड है और ये वर्ड है। अगर इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो राम बन जाता है। क्या बनता है? राम बन जाता है। यानी वर्डों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसका एक प्रकार होता है तत्सम। क्या होता है? शब्द विचार में एक प्रकार तत्सम। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलके बना है और जिसका अर्थ होता है इनके संस्कृत में समान। क्या होता है? संस्कृत में समान होता है। यानी कहा जाए कि जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द उसे कहते हैं जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आपका वो जल हो गया, अग्नि हो गया, वृक्ष हो गया, वायु हो गया, कमल हो गया, दुग्ध हो गया आदि, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अगर वहीं तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द जो संस्कृत के हिंदी में आए हैं परिभाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया हो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आग, ओठ, ये सारे के सारे क्या है? आपके संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप है। तो सिंपल सी ट्रिक है आपको इसे याद करने का, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे याद कर सकते हैं तत्सम और तद्भव की। दोस्तों तत्सम शब्द में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों में संस्कृत का हिंदी जो होता है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ट्रिक देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है और जिस संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है वो सारे के सारे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द की तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि केशव, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो हिंदी इसका अर्थ होता है केशव, वाला, बाला। ठीक है, इस प्रकार से आपका तत्सम शब्द होता है। अगर वहीं पे देखा जाए छ का प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षक हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षति हो गया, नक्षत्र हो गया आदि हो गया। ठीक है, उसी प्रकार री का प्रयोग देखा जाए तो री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंगार, सिंगार, मृत्तिका, मिट्टी। ठीक है, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। यानी जो आपका प्रायः जो तत्सम शब्द होता है जिसमें व वर्ण होता है वो तद्भव में जाके ब शब्द बन जाता है। जैसे पूर्व हो गया, यहाँ पे पूरब बन जाता है। विंती, विंती, वारिद, वादल, वर्षा, बरसात। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? तत्सम तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। वहीं प्रायः क्लाबे स तद्भव शब्द में जाके गांती स हो जाता है। जैसे ईदस, ऐसा, प्रसर्व, परसों, अनशन, अनशन, अंश, अंश। इस प्रकार से आपका ये तत्सम तद्भव शब्दों को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका रचना के आधार पे शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक शब्द है और तीसरा योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो अगर देखा जाए शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया रचना या बनावट कहा जाता है और रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका शब्द है वो है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे रात, सुबह, शाम, हाथ आदि, ये सारे के सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये शब्द पहले से ही चले आ रहे हैं और इसको आप खंडों में विभाजित नहीं किया था जिसके कि सार्थक अर्थ नहीं निकले। अब जैसे कि रात है, रा और ट करते तो रा का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इस दोनों को अगर जोड़ के सिर्फ रात कर दो तो रात का मतलब होता है रात। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से परिचित है रात के मतलब क्या। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो शब्द है वो है आपका यौगिक। यौगिक शब्द क्या है कि जब शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है उन्हें यौगिक शब्द के। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, अन्न प्लस उपयुक्त, अनुपयुक्त। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना होता है जिसको खंडित करने पे उसका दोनों पद
वो सार्थक होता है वही आपका यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं विद्या प्लस आलय, विद्यालय, पाठशाला, ठीक है, गौशाला, ये सारे के सारे जो आपको खंडित करने के बाद भी इसका क्या हो सकता है, आपका सार्थक खंड में विभाजित होगा, जिससे यौगिक शब्द कहलाएगा। तीसरा जो आपका शब्द है वो है यौगरूढ़। क्या है? यौगरूढ़। यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उससे हम यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंख प्लस च, पंकज, जिसे हम लोग बोलते हैं कमल के लिए उपयोग करते हैं। गिरिधर, कृष्ण के अर्थ में उपयोग किया जाता है। दशानन, रावण के अर्थ में उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका यौगरूढ़ जो शब्द होता है ना, वो अधिकतर आपके भगवान के नाम से संबंधित होते हैं, भगवान से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने दो चीज़ देखा, वर्ण और दूसरा शब्द। ये दो टॉपिक को अभी तक आपने कवर कर लिया। अब आते हैं संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। और सभी लोग संज्ञा के बारे में सुने होंगे, और नहीं सुने हैं जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मुख्यतः जो बात करें तो तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बहुत सारे लोग को यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो लोग बहुत सारे 5 बोलते हैं। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा का सिर्फ अभी आपका 3 भेद होता है, और 5 भेद भी होता है। कैसे होता है वो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण, ये सारे के सारे क्या है, किसी एक व्यक्ति के लिए या स्थान, वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश से एक रमेश की बोध हो रही है, दिल्ली कोई एक शहर है, रामायण की बात की जा रही है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरे बात करें वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ये स्पष्ट आ रहा है, जातिवाचक, जिससे कि जाति के बारे में बात किया जा रहा हो। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, लड़की आदि। नदी से क्या है? तो नदी से कोई भी नदी हो सकती है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी नदी के बारे में बात की जा रही है। पुस्तक की बात की तो कोई भी पुस्तक है। लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। यानी इससे क्या हो कि लड़की के सारे जाति समूह का बोध हो रहा है, पुस्तक से सारे जाति समूह का बोध हो रहा है, और नदी से सारे नदी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, वहीं अब बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। पहला आपका समूहवाचक, दूसरा आपका द्रव्यवाचक। और यहीं आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों मिलकर आपका 5 संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसी 5 संज्ञा का नाम देते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन आपका मुख्यतः 3 ही संज्ञा होते हैं। ये 2 उपभेद होते हैं जो आपके जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। तो आज से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी समूह का बोध कराता है उससे हम लोग समूहवाचक संज्ञा करें। जैसे कक्षा की बात करें, दल की बात करें, सेना की बात करें, गिरोह की बात करें, ये सारे के सारे क्या है, आपके समूहवाचक। क्योंकि सेना जो होता है उसमें 1-2 नहीं होते, बल्कि सेना का एक टुकड़ा होता है जिसमें बहुत सारे लोग सेना होते हैं। कक्षा के अंदर 1-2 छात्र नहीं होते, बहुत सारे छात्र होते हैं, यानी एक समूह का बोध किया जा रहा है। ठीक है, अगला बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है कि जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है, यानी जिसे नापा या तौला, जैसे रुई हो गया, चावल हो गया, ऊन हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया आदि, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब चावल, और द्रव मतलब दूध या तेल। ये 2 वर्ड आप लोग ध्यान रखिए। द्रव्य का कहने का मतलब कि वो चावल, जिससे क्या हो, द्रव का मतलब दूध। द्रव्य और द्रव, यानी द्रव जो लिक्विड अवस्था में होता है, और द्रव्य वहीं बोले तो सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो कि किसी खास व्यक्ति के लिए बोध किया जाता है, और जातिवाचक जो पूरे जाति का बोध कराता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उपयोग होता है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यहाँ पे आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग किस में किया गया है, आपका जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। धन के लालच में आज भी जो है
कुछ लोग जो हैं वो ढ जय चंद बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपका किस में, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ये महात्मा जी है, जातिवाचक संज्ञा जो है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया गया। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद का फौज का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा का, जैसे एकता हो गया, बुढ़ापा हो गया, दुखी हो गया, हंसी हो गया, आनंद हो गया, ठीक है। जो भी आप ले सकते हैं जिससे कि दशा या भाव का बोध होता है वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना क्या है, तो जैसे कि आपका मानव हो गया, अगर उसके अंत में अगर ता जोड़ देते हैं तो मानवता हो गया, मित्र मित्रता, पशुता स्त्रीत्व, इंसानियत सुंदरता। यानी एक भाववाचक शब्द को आपको ट्रिक याद करने की जरूरत है कि जिस शब्द के अंत में त्व हो या ता है तो वह सारे के सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग मानव लिए, मानव में वर्ड जोड़ दिए, मानवता हो गया, ठीक है। मित्र लिए, ता जोड़ दिए, मित्रता हो गया। इस प्रकार से आपके सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप अपने उस संज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम किससे कहते हैं, तो सर्वनाम उससे कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं और ये सभी लोग जानते हैं। सर्वनाम के और भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद में पहला जो आपका भेद है वो आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 घटना होता है। कितना घटना होता है, 3 घटना होता है। और कौन कौन से होता है, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक अन्य के लिए होता है। ये 3 घटना होता है और तीनों घटना को क्या बोलते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को इसी घटना को 3 भेद बांटा गया है। पहला आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं आता है, मुझे आता है, हम आता है, हमें आता है। और मध्यम पुरुष की बात करें तो तू आता है, तुम आता है, तुम्हें आता है, आप आता है। और अन्य पुरुष की बात करें तो वह आता है, उससे आता है, उन्हें आता है, वे आता है, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं चुटकुला सुनाऊंगी, ये कौन सा आपका पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। तुम क्या कर रहे हो, मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में बात करें तो वह कहाँ चला गया, अन्य पुरुष है। क्यों, क्योंकि वह जो है वो अन्य पुरुष का पार्ट है, तुम मध्यम पुरुष का, मैं उत्तम पुरुष का, ठीक है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को किससे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी तो जैसे कि यहाँ पे बात करें, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मित्र है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के यह, ये, वह, वे ट्रिक है जो आपके वर्ड में शब्द में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे शब्द जो आपको शब्द दिख रहे हैं ये सारे के सारे निश्चयवाचक का आपका क्या है, ट्रिक है। अगर वाक्य में अगर आपको यह वे दिख जाए तो इससे आपको समझ में आ जाए कि ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं, तो वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है उससे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, वह अचानक कहीं चला गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचानने का तरीका है कि वाक्य में कोई, कुछ और कहीं शब्द आ जाता है, ठीक है। तुम कहीं जा रहे हो, ये सारे के सारे आपको क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चौथा बात करें आपका निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन का बोध कराने के लिए किया जाता है उससे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें तो इस सवाल का हल अपने आप निकालो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। और वहीं निजवाचक सर्वनाम की ट्रिक की बात करें तो वाक्य में स्वयं, खुद, अपने आप, ये 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, ठीक है। अगला बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्द में संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
करेगा वैसा भरेगा, जो होना था सो हो गया। तो इसका अगर ट्रिक की बात करें तो जैसे वैसे जो वो जो सो, ये सारे के सारे वर्ड आपको संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। और छठे बात करें तो छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे कि साफ स्पष्ट आ रहा है कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उससे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके ट्रिक की बात करें तो क्या, कौन, कहाँ। जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, ये सारे के सारे जो प्रश्न किया जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, ये सारे के सारे व्याकरण जो अभी आपको बताया जा रहा है इसके आपको हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी लाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ग्रामर को स्टडी किया इसको आप वाक्य में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप लोग को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कारक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। और कारक के कितने मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कारक जो है और उसका एक विभक्ति जो आपको दोनों तरफ लिखा गया है। 8 भेद होते हैं कारक के जो आपके सामने लिखा गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का बोध होता है, संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, ये कारक के 8 भेद होते हैं जो अभी आपके सामने दिखाया। और इस सभी का सभी मैं 8 भेद और 8 की परिभाषा के साथ बताने वाला हूँ, वो भी एक सिंपल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा। बात करते हैं कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक यानी करने वाले को। तो बात करें कर्ता कारक की तो कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जिससे कि इसमें क्रिया के साथ आप प्रश्न पूछ सकते हो कौन, क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो कौन। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। सोहन रोटी खा रहा है। कौन रोटी खा रहा है? सोहन रोटी खा रहा है। या सोहन खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है? तो सोहन खा रहा है। यानी जिस वाक्य में आपको प्रश्न करने पे, अगर क्रिया के साथ प्रश्न करने पे कौन का अगर प्रश्न करने पे जो जवाब आता है वही आपका कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई शब्द नहीं दिया है, इसकी कोई विभक्ति नहीं दिया है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो इसका पहचानने का एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप क्रिया से प्रश्न करो कौन का, कि कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। तो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अब बात करते दूसरे की बात करते कर्म कारक की बात करते। क्या करते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक किससे कहते हैं? तो व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पे पड़ता है उससे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसके अगर ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक होता है कि आपको क्रिया के साथ प्रश्न करना है क्या। क्रिया के साथ प्रश्न क्या करना है? क्या। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है। मनोज क्या पढ़ता है? तो मनोज समाचार पढ़ता है। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है? तो गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ये के सारे आपका कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। और जैसे यहाँ पे आपका ये क्रिया हो गया, इससे भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं कौन पढ़ता है? मनोज पढ़ता है। कौन खेलता है? गोविंद खेलता है। यानी ये आपका कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया। और आप सभी लोग क्रिया के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो आपको आगे क्रिया के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगले बात करते तीसरा जो कारक है वो है आपका करण कारक। करण कारक किससे कहते हैं? तो करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिसकी साधन द्वारा की जाती है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न करना है कैसे, किससे। कैसे या किससे प्रश्न करना है, ये दो प्रश्न आपको क्रिया के साथ करना है, तो जिससे करण कारक आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं साइकिल से बाजार गया। ठीक है, मैं साइकिल से क्या गया? बाजार गया। और दूसरा जो है उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। तो आप क्रिया से प्रश्न पूछ सकते हो कि मैं साइकिल से बाजार गया। ठीक है, तो मैं किससे बाजार गया? मैं कैसे बाजार गया?
तो मैं साइकिल से बाजार गया। उसने किताब नौकर के द्वारा मंगाई। उसने किताब किससे भिजवाई या किसके द्वारा भिजवाई? तो उसने किताब किससे? नौकर के द्वारा भिजवाई। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे आपको करण कारक के विभक्ति रूप भी दिया हुआ है, जिससे आप पहचान। तो बात करते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक उसे कहते हैं कि वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिससे कुछ देता है, उससे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। यानी वाक्य का जो कर्ता होता है जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसको कुछ देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसके पहचानने का क्या ट्रिक है दोस्तों? इसके पहचानने की ट्रिक है कि क्रिया के साथ आपको प्रश्न करना है, किसके लिए या फिर किसको। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी, यानी मोहन ने चौहान को पुस्तक दे दी। ये आपका वाक्य है। तो आपको प्रश्न करना है क्रिया से कि क्या है कि उसने किसको अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। ठीक है, उसके बाद अपना है कि वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। ठीक है, कौन दिल्ली आ रहा है? तो वह इलाज के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? तो आ रहा है आपका इलाज के लिए आ रहा है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? संप्रदान कारक हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो आपका कारक है वो है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। यानी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, उससे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। क्रिया के साथ इसमें सब प्रश्न अलग का होता है, यानी अलगाव का बोध होता है। लेकिन अपादान कारक और करण कारक की दोनों की विभक्ति सेम होती है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि अपादान कारक अलगाव का बोध करता है और ये संबंध का बोध करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे नल से पानी टपक रहा है। नल से पानी टपक रहा है, एक नल हो गया, नल से पानी टपक रहा है। तो नल से पानी तो अलग हो रहा है ना। पेड़ से पत्ता गिर गया, एक पेड़ है और उससे पत्ता गिर गया, तो ये क्या है? अलग हो गया। ठीक है, अगला जो आपका कारक है वो है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी वाक्य में संबंध का ये बोध कराता है और क्रिया के साथ इसके प्रश्न संबंध का आप कर सकते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। रोहन की बहन निकिता है। ठीक है, यहाँ की रोहन की बहन और निकिता के बीच दोनों के संबंध को स्थापित किया जा रहा है। अगला जो आपका कारक है वो है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान तथा समय की जानकारी मिले, उससे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, कहाँ और कब मेज पे किताब रखी है। मेज पे किताब रखी है। ठीक है, मेज पे कब किताब रखी है, ये भी पूछ सकते हैं। कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा है। अंधेरा कहाँ है? कमरे में है। किताब रखी है। किताब कहाँ रखी है? मेज पे रखी है। ये सारे के सारे आप पूछ सकते हैं अधिकरण कारक। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। किसकी बात करते हैं? संबोधन कारक की। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध होता है, उससे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न इसमें संबोधन चिन्ह लगेगा, जो आपके लास्ट में दिखेगा। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, है ईश्वर मेरा मार्गदर्शन तो करो। संबोधन चिन्ह यानी यह विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आप देख सकते हो, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। वो है आपका विशेषण। क्या है? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला कि संज्ञा और सर्वनाम की जो आपकी विशेषता बताता है उसे तो हम लोग विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताती है, जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए, उससे हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, काली विशेष्य कोयल, मेरा घर, 1 लीटर। इसका वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेते हैं। तो वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं कि कोयल काली है, मेरा घर है, 1 लीटर दूध। ये सारे के सारे चीज़ें आप क्या सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। इसे वाक्य के माध्यम से भी समझेंगे। तो बात करते हैं विशेषण की प्रकार कितना होता है। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध उससे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे कि जिराफ बहुत लंबा है, लोमड़ी बहुत चालाक है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है किसकी? जिराफ लोमड़ी की, जो क्या है? बहुत चालाक है। ठीक है, जिराफ क्या है? लंबा है। यानी ये जो विशेषता बताई जा रही है उसके आकार, रंग, दोष के बारे में चर्चा बता रहे हैं, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला जो आपका विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है, ये निश्चित है कि सप्ताह में आपका 7 ही दिन होता है। कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, ये निश्चित है कविता 8वीं कक्षा में ही पढ़ती है। यानी संख्या का एक बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? संख्या का एक बोध हो रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा बहुत आसान है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर 4 कुर्सियाँ रखी गई है, हमारी कक्षा में 35 छात्र है, यानी यहाँ पे संख्या की क्या है? निश्चित है। और वहीं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जिन विशेष शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ दिन बाद हमारी छुट्टी है। कितने दिन बाद छुट्टी है ये नहीं पता, कुछ दिन बाद छुट्टी है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह 6.5 मीटर लंबी है, बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, ये परिमाणवाचक विशेषण। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये जो आपको 4, 6 ये भी तो संख्यावाचक है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सारे के सारे लीटर, लिक्विड, मीटर, ये सारे के सारे आपको लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में या फिर गिनने की अवस्था में द्रव या द्रव्य की अवस्था में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उससे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो आटा, 5 लीटर दूध। ठीक है, अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेष शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे घर पे बहुत सब्जियां रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा जो आपका विशेषण है वो है आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वो आपका क्या विशेषण होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह मेरा घर है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला जो आपका है विशेषण की अवस्था है। तो जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों में तुलना करके एक दूसरे से को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है तो वह तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला जो होती है मूल अवस्था होती है, दूसरा होती है उत्तर अवस्था होती है और तीसरा आपकी उत्तम अवस्था होती है। आइए तीनों को हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। पहला है मूल अवस्था। इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे रचना प्रतिभाशाली है।
ठीक है। अगला जो है उत्तर अवस्था में, इस अवस्था में दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विशेषणों में तुलना की जाती है। जैसे माया आस्था से ज़्यादा परेशान है, इसमें दो व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। उत्तम अवस्था की बात करें, इसमें विशेषणों के पूर्व सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक का प्रयोग किया जाए। जैसे तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है, ठीक है। जैसे कि तुम कक्षा में सबसे तेज छात्र हो, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अवस्था के अनुसार पे बांट सकते हो। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है आपकी क्रिया। क्या है? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा आपका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पे पड़ता है, उससे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक ही सिंपल से वाक्य कि कौन, किससे, किसने, ये 3 वर्ड आपको प्रश्न में मिलने को देखने को मिलेगा। कैसे? तो बच्चे हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं? तो बच्चे हंस रहे हैं। तन्या सो रही है, कौन सो रही है? तन्या सो रही है। ये आपको प्रश्न करने पे इससे प्रश्न कर सकते हैं कि कौन, किससे, किसने, ये 3 आप प्रश्न पूछ सकते हो वाक्य से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उससे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। इससे प्रश्न पूछ सकते हो क्या या किसको। जैसे रीना ने काम कर लिया, रीना ने क्या कर लिया? रीना ने काम कर लिया। विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल पतंग उड़ा रहा है। विशाल क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला, ड्राइवर क्या चला रहा है? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। अब सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो एक कर्मक क्रिया वो होता है कि जिस क्रिया में एक कर्म होता है वो आपका एक कर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल बना रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, क्या और किससे दोनों का उत्तर मिलता है। तो द्विकर्मक और क्या किससे अलग अलग उत्तर मिले तो एक कर्मक क्रिया कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्या किससे दोनों का उत्तर मिल जाता है तो द्विकर्मक होता है। जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, माली क्या सींच रहा है? पौधों को सींच रहा है। किससे सींच रहा है? पानी से सींच रहा है। यानी यहाँ पे क्या और किससे दोनों मिल गए, इसलिए द्विकर्मक हो गया। सिर्फ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी किससे पढ़ रहे हैं? ये तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका एक कर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। और वहीं आपकी बात करें अकर्मक क्रिया की पहचान, तो क्या किससे होनी चाहिए सकर्मक क्रिया की, जो आपको याद रखना होगा। प्रयोग संरचना के आधार पर देखा जाए तो क्रिया के प्रकार वो आपका होता है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य में मात्रा का प्रयोग हो, वाक्य में किसका प्रयोग हो? मात्रा का प्रयोग। जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, यहाँ पे आपका ए और आ ये मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अब बात करें संयुक्त क्रिया, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया। जैसे वह चले गए, बच्चे पढ़ने लगे। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया होती है, ये आपका नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि रंग रंगावना, हाथ हथियाना, शब्द के अंत में ना आता है, ठीक है। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसे ये वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक कहलाता है। जैसे माँ धोबी से कपड़ा धुलवाती है, यानी इसमें जो क्रिया जो करता होता है खुद काम न करके किसी और से काम कराता है, उसलिए उससे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माँ धोबी से कपड़ा धुलवाती है, किससे कपड़ा धुलवा रही है? धोबी से, खुद नहीं धो रही, धोबी से धुलवा रही, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा दे रही किसी को करने को। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़ कर दिया जाता है। जैसे पढ़ धन अ पढ़ाया, लिख धन अ लिखाया,
द्वितीय पैरार्थक क्रिया में के साथ में वा जोड़ दिया, जैसे पढ़धन वा पढ़वाया, लिखधन वा लिखवाया। इस प्रकार से आपका पैरार्थक क्रिया होता है। और ये आपका पैरार्थक क्रिया के बाद आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या आता है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बच्चे रो रो कर सो गए, यहाँ पे सोना क्या है? क्रिया है। इससे पहले रो रो कर जो आया है ये भी आपका क्रिया है, लेकिन ये कौन सा क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। रानी पढ़कर खेलने गई, रानी पढ़कर खेलने क्या है? क्रिया है। इससे पहले पढ़कर भी एक क्रिया आया है, तो इसलिए क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। अगला जो क्रिया है आपका वो है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक धातु से बनी क्रिया होता है, जैसे बड़ बड़ से बड़बड़ाना, हिन हिन से हिनहिनाना। ये सारे के सारे जो है अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है वो है आपका विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। और दोस्तों इसका पीडीएफ, इस हिंदी ग्रामर का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, और अपडेटेड के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 का भी वीडियो मिल सके और अपने व्याकरण को पूरा कंफर्म के साथ पूरा क्लियर कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का जो सबसे पहला पूर्ण विराम, जिसका जो साइन है इस प्रकार से होता है, जो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पे लगाया जाता है, जैसे आज तेज धूप निकलती है, ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है। दूसरा जो है आपका अल्प विराम, जो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने होता है तो वहाँ पे अल्प विराम का यूज किया, जैसे मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है। ठीक है। अगला जो है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है इस प्रकार से आपको लिखा जाता है अर्ध विराम। ठीक है। दो वाक्यों का संबंध होता है, जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, ये कौन सा है? अर्ध विराम है आपका। ठीक है। उसके बाद अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी लोग जानते होंगे कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ सोते हो, आपको क्या जर्नी है, आने वाले कल क्या करोगे, ये सारे के सारे आप क्या सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है कि इन चिन्ह शब्दों का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतक शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। ये जो योजक चिन्ह होता है इसका द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास दोनों के बीच होता है। जब समास में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही आसान तरीके से समास के टॉपिक को कवर करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो है आपका वो है विषमयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, विस्मय, दृढ़ आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द तथा प्रयासों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओह कितनी गर्मी है, ओह मेरी उंगली कट गई। ये सारे के सारे क्या है? विस्मयादि बोधक। निर्देशक चिन्ह किससे करते हैं? तो इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे माँ कहती है, ये आपका क्या है? निर्देशक चिन्ह है। सारा समय पे काम करना चाहिए, कौन सा चिन्ह है? ये आपका निर्देशक चिन्ह है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह भाई किससे कहते हैं? तो विवरण चिन्ह आपका ये होता है, जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना होता है तो हम लोग इसे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या है? तो ये आपका होता है ब्रैकेट जो नहीं बोला जाता, उद्धरण चिन्ह इसे बोलते हैं। राइट। इसमें क्या होता है? किसी के कथन को उसके मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण की चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपका है। ठीक है। अगला जो है आपका कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं? तो इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार में डाल दीजिए। यहाँ पे जो कोष्ठक चिन्ह है इसका प्रयोग किया गया है जो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो जब किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है उसे लाघव शब्द कहते हैं। जैसे ये लाघव चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर को क्या लिखा जाता है? डॉक्टर को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है।
उसी प्रकार हस्पद या ऋतु पूरक शब्द किसे कहते हैं, तो वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो वहाँ पे हम लोग हस्पद या फिर त्रुटि पूरक शब्द का इस्तेमाल कर ले सकते थे, लेकिन नहीं कर पाते। दो ठीक है, अगला जो है आपका जो लास्ट है, जो ये ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो आपका पार्ट है, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो टॉपिक हैं जो आपके बच जा रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ पे कवर किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको ये सारी की जानकारी पहले से भी पता थी, तो क्या ट्रिक आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपको क्रीम के बारे में और भी ज़्यादा आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके ग्रामर आते हैं वहाँ पे देखो और क्वेश्चन को करो। बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।